हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है, आपके हिंदी अनिवार्य का पेपर 10 मार्च को, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश का आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी में आपके लिए जो पेपर अपलोड किए गए थे उसमें से सेम टू सेम, चाहे आपके लेटर राइटिंग हो, चाहे आपके उसमें रिपोर्ट हो, सब कुछ सेम टू सेम। ग्रामर के क्वेश्चन हो, चाहे बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिला। तो आपके लिए जो पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उनको आपको बस एक बार देख लेना है, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने हिंदी का जो पेपर होने वाला है आपके 10 तारीख को, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में। इन सभी प्रश्नों को, जो आपको इसमें जो 17 प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इनको आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाए। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा, अपने अपठित पद्यांश और गद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अपने देख कर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके, बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे फूल, वो मिले फूले फले। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। अब इसको पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों के उत्तर एकदम एग्जैक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है ना। पद्यांश में जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उचित शीर्षक इसका क्या हो सकता है, तो देखिए इसका उचित शीर्षक होगा अपना कर्मवीर, क्योंकि बोला गया है कर्मवीर जो घबराते नहीं है। पहाड़ जिस प्रकार से दुर्गम जगहों पर भी पहाड़, वहाँ भी तम आटो पहर रहता है, लेकिन उजाले की उम्मीद वहाँ भी रहती है। तो कर्मवीर अपने सही हो जाएगा, बाकी इनका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने प्रश्न, कर्मवीर की किस विशेषताओं को बताया गया है। तो कर्मवीर की कौन सी विशेषता बताई, विघ्न देकर घबराते हैं, भाग्य के भरोसे दुखी रहते हैं, कठिन से कठिन कार्य में भी परेशान नहीं होते। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि कठिन से कठिन कार्य में भी परेशान नहीं होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कंपा सकता। तो कर्मवीर के कलेजे को घना जंगल, समुद्र की लहरें, दिशाओं में फैली आग, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला देखते हैं अपने प्रश्न, जिसमें पूछा है दुर्गम शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा है, दुर उपसर्ग है। कौन सा है, दुर उपसर्ग, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्योम शब्द का अर्थ है, व्योम का मतलब होता है आकाश। ठीक है ना, क्या होता है, आकाश, गगन, नभ। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कर्मवीर की एक आन पर क्या हो सकता है। तो कर्मवीर की एक आन पर बुरे दिन भी भले में बदल सकते हैं। सी ऑप्शन आप यहाँ टिक कर लेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, जिसमें आपको फिर से गद्यांश दे रखा है। पहले हमने पद्यांश पढ़ा, अब गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है। मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी उसके वश में हो गए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। व्यक्ति का मधुर व्यवहार पाषाण हृदयों को भी पिघला देता है। कहा भी गया है, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनों कर लेत। ठीक है ना। मतलब तुलसी कहते हैं कि अपने मीठे वचन से हम जग को, संसार को अपना कर सकते हैं। निसंदेह मीठे वचन औषधि की भांति श्रोता के मन की व्यथा, उसकी पीड़ा व वेदना को हर लेते हैं, और मीठे वचन सभी को प्रिय होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। बड़े ही सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जैसा आपका इंग्लिश का पेपर हो, उससे बेहतर आपका हिंदी का होगा, और आगे आने वाले सारे पेपर आपके इसी तरह से शानदार जाएंगे। ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या शीर्षक होगा, तो इसका शीर्षक होगा मीठे वचनों का महत्व। ठीक है ना। फिर है, पाषाण हृदय शब्द का अभिप्राय है। पाषाण यानी पत्थर जैसा हृदय। ठीक है ना। पत्थर जैसा हृदय मतलब कठोर हृदय। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे। फिर है, मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। तो मधुर वचन जो है वो पारस के समान बताए गए हैं। किसके समान, पारस के समान। मधुर वचन बोलने वाले के साथ सभी कैसा व्यवहार करते हैं, तो सभी मित्रवत व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, मधुर वचन बस में कर लेते हैं। मधुर वचन है ना, किसको बस में कर लेते हैं, तो आप जानते हैं पशु पक्षियों को बिल्कुल कर लेते हैं, मनुष्य को बिल्कुल कर, दोनों को बिल्कुल, दोनों को। सी ऑप्शन आप यहाँ टिक कर लेंगे। पाषाण हृदय में कौन पिघला देता है पाषाण हृदय को, तो पाषाण हृदय को मधुर व्यवहार पिघला देता है। ठीक है ना, मधुर व्यवहार पिघला देता है। ठीक। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 3 में, जिसमें अपने से पूछे हैं प्रश्न
MCQs, ठीक है। पहला प्रश्न है कि तीसरे का पहला, कुई की खुदाई व चिनाई का काम करने वाले लोग कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये चेजारो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चेजारो। आलो अंधारी पाठ के लेखक कौन है? तो बेबी हालदार है। कौन है? बेबी हालदार। नेक्स्ट प्रश्न है, लावणी नृत्य संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप इस वीडियो को भी चाहें तो 2x यानी डबल स्पीड में करके भी देख सकते हैं, ताकि एक बार आपका शानदार रिवीजन हो जाए, शानदार तैयारी हो जाए और आपको यहाँ पे शानदार कंटेंट मिलेगा। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अपने निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, ठीक है। तो बोला सूर्य का तद्भव होगा, तो तद्भव होता है सूरज। क्या होता है? सूरज, ठीक है। फिर है दूसरों पर उपकार करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दूसरों पर जो उपकार करता है उसे कहते हैं परोपकारी। परोपकारी, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने, रमेश तेज दौड़ता में रेखांकित अव्यय है। ये जो तेज है ना, ये किस प्रकार का अव्यय है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा? क्रिया विशेषण। कैसे हुआ क्रिया विशेषण? देखो, तेज है तो विशेषता किसका? रमेश की, कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन क्रिया की विशेषता, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है ना। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 वाक्य के कितने? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है, अविकारी शब्द के भेद होते हैं। तो अविकारी शब्द होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। मदन शब्द का समानार्थी होगा, तो मदन शब्द का होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना किसकी है? कबीरदास की। किसकी? कबीरदास, कबीरदास जी की है, ठीक है। फिर है अक महादेवी के आराध्य देव कौन है? तो इनके आराध्य देव है अपने, यहां से लिखना आपने, शिव, ठीक है ना। और इनके लिए नाम एक और लिखा है, चन्ना मल्लिकार्जुन। चन्ना मल्लिकार्जुन, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है अपने, मीराबाई की काव्य मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है, मिश्रित ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, चौथा, अपू के साथ 2.5 साल शीर्षक संस्मरण जो है किस फिल्म से संबंधित है? तो ये है पाथार पांचाली, ठीक है ना, पाथार या पाथेर पांचाली, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज है मन्नू भंडारी की। किसकी? मन्नू भंडारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, मन्नू भंडारी, नाम याद रखना आपको। फिर है, नमक का दारोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है? तो इसके प्रमुख नायक है मुंशी वंशीधर, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता का गांधी किसे कहा गया है? तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। फिर धरती किसकी रचना है? तो धरती है त्रिलोचन की। किसकी? त्रिलोचन की रचना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो ये है अपने इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है, या टेलीविजन कह सकते हैं, ठीक है। फिर है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि साय में धूप किसकी गजल संग्रह है? ये किसका गजल संग्रह है? तो ये दुष्यंत कुमार का। किसका है? दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार का, ठीक है। फिर है अपने, कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अक का मतलब होता है बहन, बहन बोल सकते हैं या आप बहन लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना प्रश्न, जहां से आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। घर की याद शीर्षक कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्वों की किन विशेषताओं का उकेरा है? और फिर नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू उभर कर कौन से सामने आते हैं, ठीक है। और मियाँ लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी?
दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? और भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है? और चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को परिभाषित कीजिए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? पालर पानी और पाताल पानी में क्या अंतर है? लय कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। और फिर है ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इन दो दो नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर यहाँ देखेंगे हम। पिता की विशेषता क्या थी कि पिता बुढ़ापे से कोसों दूर है, आज भी वो दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं और गीता का पाठ करते हैं। वे अत्यंत साहसी और भावुक व्यक्ति है। अगला, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू क्या? पहला पहलू कि उनका भ्रष्ट और सत्ता के घमंड में चूर होना, और जहाँ वे लक्ष्मी यानी धन को सब कुछ मानते हैं। दूसरा पहलू उनका उदार और गुणों का सम्मान। कहने का मतलब उन्होंने उनका उदार स्वभाव था, जिसके कारण उन्होंने गुणी व्यक्ति मतलब जो अपने बंशीधर होते हैं उनका सम्मान करते हैं। उनकी ईमानदारी से बहुत वो प्रभावित हुए थे और उनको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर भी बना दिया। ठीक है, तो ये दो उनके गुण नजर आते हैं, जिसमें एक तो भ्रष्ट और घमंड था उनमें, भ्रष्ट भी थे वो, और दूसरा था कि अच्छे गुणों का और उदार व्यक्तियों का और ईमानदार व्यक्तियों का उन्होंने सम्मान किया। ठीक है, अगला है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका पत्रकार के रूप में नसरुद्दीन के पास नान बाई कला को जानने और उनकी प्रसिद्ध 56 प्रकार की रोटियां बनाने के हुनर को दुनिया के सामने लाने गई थी। ठीक है, दबा हुआ आदमी कवि है। ये कैसे पता लगा? जब दबे हुए आदमी के मुंह से आहा के साथ एक शेर निकला तो फाइल पर काम कर रहे क्लर्क को पता चला कि वह एक कवि है, और उसके बाद यह खबर पूरे शहर में फैल गई। ठीक है, अगला प्रश्न था आपने कि भाषा का झारखंडीपन से क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है झारखंड की मिट्टी की स्वाभाविक बोली, वहाँ का लोक लहजा और सांस्कृतिक पहचान को भाषा को बनाए रखना। ठीक है, भाषा में बनाए रखना। फिर है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि बजर गिरे? ठीक है ना, तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता शहर धन कमाने जाए, क्योंकि वहां जाने से परिवार टूट जाते हैं, इसलिए उसने कलकत्ता पर बजर यानी बिजली गिरने की बात कही थी। अगला है, वाक्य जो है अपने उनकी परिभाषा लिखने अपने को सरल और संयुक्त की। तो संयुक्त वाक्य, जब दो सरल वाक्य किंतु और से जुड़े हो तो वो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो। तो आपको दोनों की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य आपने कितने दे रखे हैं? 3 प्रकार के, जिसमें एक है सरल वाक्य, एक है संयुक्त और एक है मिश्र वाक्य। सरल जिसमें एक ही उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और विधेय यानी होता है अपने वर्ब। ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जहाँ पर दो सरल वाक्य मिलते हैं, जिसमें किंतु परंतु ऐसे शब्द हो सकते हैं। और मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो किंतु दूसरा जो हो उस पर आश्रित हो। ठीक है, और अगला सवाल था अपने इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान, लेखन, प्रकाशन करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, और अगला था कि पालर पानी और पाताल पानी में दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, ये अपने ध्यान रखना, पालर पानी वह होता है जो सीधे वर्षा से प्राप्त होता है, और पाताल पानी वो होता है जो भूजल यानी कुओं के जरिए निकाला जाता है जमीन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं अपने प्रश्न, जिसमें लय के मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना, एक विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है ना, ये द्रुत लय, ये तीनों आपको याद में रख लेनी है। ठीक है ना, अगला था आशय स्पष्ट करना था। तो इस पंक्ति का आशय क्या होगा? कवित्री कहते हैं कि हे मनुष्य, मोह माया छोड़कर ईश्वर की भक्ति का जो अवसर मिल रहा उस अवसर को मत गवाओ और उस अवसर के अनुसार अपने कार्य को करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने नेक्स्ट जो अपने दे रखा है, जिसमें 7वां सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है ना, कि दुनिया सोती है परंतु दुनिया की जीभ जागती है। तो ये अपने मुंशी प्रेमचंद के लिखा जो पाठ है उसमें से लिया गया है। ठीक है, और बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है और आपको बिछड़ते देकर आज हृदय में बड़ा दुख है। इसका ये कौन से चैप्टर से इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, फिर सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी इसको भी हम देखने वाले। ठीक है ना, कि किस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न नम्मा कि बंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी
कि मुख्य समस्या क्या है और अगर संपादक रजनी के साथ नहीं देता तो क्या होता। अपने विचार व्यक्त करने, भवानी प्रसाद मिश्र की साहित्यिक परिचय लिखना आपको और प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 तक है, इनके आंसर्स देखते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो सप्रसंग व्याख्या में क्या करेंगे कि जो ये अपने स और प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग साथ में लिख दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नमक का दारोगा पाठ से लिया गया है। उसमें लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसमें पंडित अलूपीदीन की गिरफ्तारी के बाद समाज की प्रतिक्रिया का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब भ्रष्ट लेकिन प्रभावशाली पंडित अलूपीदीन पकड़े गए तो पूरे समाज में हलचल मच गई थी। लोग खुद अनैतिक कार्यों में लिप्त थे, वे भी उनकी आलोचना कर रहे थे। दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है का अर्थ है रात भर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सुबह हर व्यक्ति के पास केवल यही चर्चा का विषय था। ऐसा लग रहा था मानो अलूपीदीन जैसे पापी के पकड़े जाने संसार का सारा पाप समाप्त हो गया हो। ठीक है, और 8वां जो है उसमें अपने पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए, ये अपने कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें संसार के मोह माया को त्याग कर केवल कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने की बात कही गई है। मीराबाई घोषणा करती है कि मेरे तो केवल वही कृष्ण गिरधर गोपाल हैं जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है और मेरे वही स्वामी हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि मैंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपने कुल की मर्यादा यानी कुल की कहानी और लोकलाज को त्याग दिया है। चाहे वो कोई भी मेरी आलोचना करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं संतों की संगति में रहकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ी हूँ। ठीक है, इस प्रकार वो कहती है। ठीक है, अगला कि मुंशी अपने बंशीधर थे, उनके चरित्र की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लिखेंगे कि ये एक आदर्शवादी पात्र इस कहानी के अंदर है। दृढ़ ईमानदार है। 40,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी राशि थी भाई। ठीक है ना, 40,000 रुपये के जो इनको रिश्वत देने का ऑफर था वो ठुकरा दिया। कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य और अपने पद की गरिमा बनाए रखी, बिना डरे शक्तिशाली व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। धैर्यवान, इतने धैर्यवान थे कि परिवार के तिरस्कार के बावजूद भी अपने सत्य क्रम से वो विचलित नहीं हुए, सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं जिसमें रजनी पाठ में जो समस्या है उसके ऊपर। ठीक है, मुख्य समस्या ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, जबरन ट्यूशन की प्रथा और जहां स्कूल के शिक्षक बच्चों को अच्छे अंक देने के बदले ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर कर देते हैं। ठीक है, विचार, यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो ये मुद्दा एक कमरे तक ही सीमित रह जाता और अखबार के माध्यम से जन आंदोलन नहीं बनता। ठीक है ना, और शिक्षा बोर्ड के नियमों में बदलाव करना पड़ता। मीडिया की शक्ति ही किसी व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक न्याय में बदलती है। ठीक है, अगला अपने प्रेमचंद के बारे में आपको लिखना है। मुंशी प्रेमचंद क्या एक उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन और प्रसिद्ध कहानियां जो है नमक का दारोगा, कफन, पूस की रात। ठीक है, और उनकी भाषा है जो आम आदमी की भाषा है, मुहावरे और उर्दू हिंदी के शब्दों का सुंदर तालमेल भी है। वो यथार्थवादी लेखक है जिन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को क्या है। 12वां है कि कवि कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट और पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना, स्पष्ट करें। और फिर भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं, इसके अथवा में दे रखा है, ये भी आप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों के में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें, किसी एक श्रव्य माध्यम का वर्णन आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे 15वां प्रश्न दे रखा है जिसमें कार्यालय पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। ठीक है ना, जिसमें कक्षा 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लगवानी है। नहीं तो अथवा में है जो एक अर्ध सरकारी पत्र है वो लिखना है। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। और लास्ट में जो आपके लिए यहाँ दे रखा है कि आगजनी की घटना पे एक प्रतिवेदन तैयार करना है, और नहीं तो आप क्या निबंध लिख सकते हैं। 16 में प्रतिवेदन फिक्स है, एक चीज़ ही मिलेगी प्रतिवेदन करना, तैयार करना। ठीक है ना, और जो लास्ट वाला प्रश्न है उसमें इन किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके आगे जो विषय होने वाले उनके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए शानदार यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और पेपर्स मिल जाएंगे जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अपने सभी 17 प्रश्नों के जो बचे हुए हैं उन सभी के उत्तर देखते हैं। तो अपना जो 12वां प्रश्न है उसमें क्या लिख देंगे, कवि पाश के अनुसार मेहनत की लूट, पुलिस की मार या गद्दारी, लोभ जैसी स्थितियां हानिकारक और बुरी तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां उन्हें संघर्ष और बदलाव के जरिए सुधारा जा सकता है। कवि की दृष्टि में सबसे खतरनाक स्थिति वह जब मनुष्य के सपनों को मारा जाता है, सपनों
का मारा जाना होता है। वह अन्याय को देखकर भी चुपचाप रहता है, संवेदनहीन होकर बर्फ की तरह जम जाता है। जब इंसान के अंदर विरोध करने की इच्छा समाप्त हो जाए, वह निष्क्रिय होकर सब कुछ सहने लगे, वह स्थिति समाज के लिए सबसे घातक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। फिर लता मंगेशकर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से उनका गानपन था। गानपन यानी कहने का मतलब गाने में क्या मिठास था, स्वरों की निर्मलता उनकी, ठीक है, नादमय उच्चार, ठीक है, करुण रस का प्रभाव, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। फिर श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम में विशेष चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। और एक श्रव्य माध्यम का वर्णन करना था। देखिए मुद्रित माध्यम मतलब प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, उसमें एक बार चीज़ छप गई ना, उसको वापस ले नहीं सकते। तो इसमें शुद्धता और स्पष्टता होनी ही चाहिए, ठीक है, वर्तनी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। शब्द सीमा उचित होनी चाहिए, ठीक है ना, लंबी चौड़ी चीज़ें लोग पढ़ते भी नहीं है। समय सीमा, समाचार या लेख के निर्धारित समय के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए ताकि वह समय पर प्रकाशित हो सके, ठीक है। और श्रव्य माध्यम का वर्णन पूछें तो एक हम श्रव्य माध्यम रेडियो ले सकते हैं, ठीक है। रेडियो श्रव्य माध्यम का प्रमुख साधन है। केवल ध्वनियों को सुना जा सकता है, यहाँ पे आवाज़ का महत्व होता है, अनपढ़ लोग भी इसको सुनकर समझ सकते हैं। रेडियो के लिए लिखते समय भाषा अत्यंत सरल, छोटे वाक्यों वाली, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए ताकि श्रोता उसे एक बार में ही समझ ले, ठीक है ना। अगला अपना अर्ध सरकारी पत्र है, वो किस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए, पेयजल आपूर्ति संबंध लिखना है तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया जहाँ पे लेटर भेजना है, कहाँ, सचिवालय अपने जयपुर, ठीक है, लिख दिया। और फिर यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र, यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखेंगे, ठीक है, और तारीख लिख देंगे, ठीक है। तारीख को यहाँ नहीं लिखकर तारीख आपके आएगी यहाँ सामने, जस्ट यहाँ 21 जनवरी, ठीक है ना, हिंदी में लिखना है 2026, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना, तारीख आपको सामने लिखनी है, ठीक है। फिर जो ये अपने प्रिय श्री, क्योंकि अर्ध सरकारी है तो प्रिय शब्द का इस्तेमाल करना ही करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सरकारी पत्र होता तो प्रिय शब्द नहीं आता, ठीक है ना। तो अर्ध सरकारी पत्र है तो प्रिय श्री और यहाँ पे नाम लिख देंगे अगर किसी का नाम क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक है। पहले उनकी कुशलता पूछेंगे, फिर कहेंगे कि पानी की समस्या है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं है। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें अपने लास्ट में लिख देंगे सेवा में मंडलायुक्त जयपुर मंडल राजस्थान, अपना खुद का एड्रेस, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर का फिक्स से आना तय है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर तारीख लिख दीजिए, फिर जगह लिख दीजिए और फिर अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। नहीं तो ये 2 चीज़ें कंपलसरी है, उसके बाद में आग की घटना का वर्णन कर देना है, ठीक है, विवरण विवरण दे देना है यहाँ पे, क्या हुआ, कब हुई घटना, ठीक है ना, और क्या समस्या रही, ठीक है। ये पूरा यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन आप इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर निबंध है तो निबंध बालिका शिक्षा पे यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करना है, फिर बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, और सरकारी प्रयास क्या है, और चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। और उपसंहार लास्ट में क्या आएगा, उपसंहार, ठीक है। तो ये ऐसा आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपकी शानदार तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।